इवनिंग एवरीवन। इवनिंग सर। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जीएसटीआर 1 कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग सर। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जीएसटीआर 1 कर रहे थे। जीएसटीआर 1 में हमने लगभग सारे पॉइंट्स कर लिए थे। मैं आपको आज एक नई चीज सिखाता हूं जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई गलती पिछले महीने करते हैं तो वो गलती को आपने नेक्स्ट मंथ कैसे सही करना है, उसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जीएसटीआर 1 जो है ये फाइल्ड हो रखी है, ये देखिए, ठीक है ना। ये अप्रैल की है। इसके अंदर हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे। ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th और 12th HSN समरी वाइज भी, और 14th और 15th भी। इसमें एक रह गया था हमारा डॉक्यूमेंट इश्यूज। देखिए, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट इश्यूज बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी बिल नंबर आपने इश्यू करे होते हैं ड्यूरिंग द मंथ, सपोज आपने 1 से लेके 100 तक करे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1 to 100, ठीक है ना। 2 में आप 100 लिख देंगे, फ्रॉम में लिख देंगे हम 1, और टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, वो 100 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो 100 हो जाएंगे। अगर उसमें से कोई कैंसिल हुआ होगा तो कैंसिल आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर कैंसिल नहीं हुआ होगा तो उसका टोटल यहाँ पे नेट इशूड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा कोई खास नहीं है। बेसिकली ये इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, फिर है इनवॉइसेस इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई है तो। वैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन का कोई इनवर्ड सप्लाई होती नहीं है इसके अंदर, सेल्स वाले में। क्रेडिट नोट जो आपने इश्यू करे होंगे वो क्रेडिट नोट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और पेमेंट वाउचर और रिफंड वाउचर इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। अगर आपने कोई माल चालान पे भेजा है किसी महीने, उस महीने के अंदर, लेकिन अभी बिल इशू नहीं करा है, तो वो चालान भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली डिलीवरी चालान वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपने उसके अगेंस्ट ई वे बिल बना दिया है तो आपने वो चालान यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और आखिरी में बस, बाकी ज्यादा कोई वो नहीं है इंपॉर्टेंट जो बेसिकली मेन है वो ये है कि ड्यूरिंग द मंथ आपने जितने भी सेल के वाउचर काटे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टी को काटे हैं चाहे वो अनरजिस्टर्ड को काटे हैं, उनकी सीरीज आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर 1 to 100 है तो फ्रॉम में 1 आ जाएगा, 2 में 100 आ जाएगा, और टोटल जो हो जाएगा 100 आ जाएगा, और कैंसिल में आप उतने मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अमेंडमेंट वाले पॉइंट पे। मैं बैक कर रहा हूँ। देखिए, अमेंडमेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आपने फाइल कर दी है रिटर्न, अगर आपको ये बात पता चलती है कि आपने कोई बिल जो है वो गलत फाइल कर दिया है, ठीक है ना। वो बेसिकली हम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बिल हम लोग गलत फाइल कर देते हैं या गलत अमाउंट उसमें भर के फाइल कर देते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर देते हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अमाउंट भी उसकी सही होती है, उसकी टैक्स अमाउंट जो होती है वो भी सही होती है, और टोटल अमाउंट जो है वो भी सही होती है, बिल नंबर भी सही होता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ पार्टी का जो नाम होता है वो गलत होता है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज यहाँ पे 1 लाख का बिल है, ये 12% के हिसाब से 1,12,000 रुपये आ रहा है। ये पार्टी जो है, आपने जो बिल बनाया था वो बनाया था राम के नाम पे, और आपने राम का ही जीएसटी नंबर जो है यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है ना। लेकिन आपको अगले महीने ही पता चला कि ये राम का नहीं था, ये श्याम का था, ठीक है ना। तो श्याम का जीएसटी नंबर में वहां पे आपने लिखना था, वो आपने उसके अंदर एंटर करना था। तो इस केस में बेसिकली क्या होता है कि आपकी सारी अमाउंट सही होती है, टैक्सेबल अमाउंट आपकी सही होती है, रेट ऑफ टैक्स सही आ रहा होता है, टैक्स जितना बनता है वो भी सही आ रहा होता है, तो आपने अमाउंट भी उतनी ही पे कर दी होती है, ठीक है ना। सारी चीजें ठीक होती है, लेकिन आपको सिर्फ जो चेंज करना होता है, इस केस में शाम को क्रेडिट नहीं मिलता आपके इनवॉइस एंटर करने पे। इसमें क्रेडिट जिसको मिल रहा है वो है राम, ठीक है ना। तो आपने राम की जगह शाम लिख देना है बस वहां पे, शाम का जीएसटी नंबर। और वो कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारे बिल्स हैं जो अप्रैल में हमने फाइल करे हैं। ये जो फर्स्ट बिल है अगर आप चेक करें, ये है एनके जैन इंस्ट्रूमेंट का, जो कि है, इसका जीएसटी नंबर जो है वो ये वाला जीएसटी नंबर है, और पार्टी का नाम है ये, ठीक है ना। प्रोसेस रिकॉर्ड 1, आपने प्रोसेस रिकॉर्ड 1 में जाएंगे, उसका चेक कर लेंगे एक बारी कि बिल नंबर क्या है। यहाँ पे जो बिल नंबर है वो है 00512526 यूआई। ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं। पहले आपको ये जरूर कॉपी कर लेना है जो आपको इनवॉइस एडिट करना है,
ठीक है ना। अब आपने क्या किया था, ये 15/4 का इनवॉइस था, आपने बिल्कुल बिल जो है आपने बिल्कुल सही एंटर किया था, लेकिन पार्टी का जो नाम लिख दिया आपने वहां पे वो लिख दिया एनके जैन इंस्ट्रूमेंट और उसका जीएसटी नंबर। तो आपने क्या करना है, अगले महीने जाके आपने सिर्फ पार्टी का नाम और उसका जीएसटी नंबर चेंज कर देना है, बाकी सारी फिगर्स जो है वो वैसे ही रहेंगी। तो इस बार हम पार्टी का नाम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम ये वाला ओसा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे, जीएसटी नंबर डालते ही ओसा उद्योग आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपकी करंट रिटर्न में तो नहीं होगा, आप पहले बैक करेंगे। आपने जो गलती करी थी वो गलती करी थी आपने अप्रैल के महीने में, तो अब आप कहां पे जाएंगे, अब आप जाएंगे मई के महीने में। मई में आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं। मई में जब आप आएंगे तो मई में जीएसटीआर 1 में हम जाएंगे, जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट वाले सेक्शन में हम जाएंगे। ठीक है ना, अमेंडमेंट वाले सेक्शन में देखिए आप उसी रिकॉर्ड को ठीक कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी फीड किया हुआ है जीएसटीआर 1 के पोर्टल में। जो आपने ऑलरेडी फीड नहीं कर रखा है आप उस रिकॉर्ड को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जब भी आप अमेंड सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सर हम लोग अगर करंट मंथ में अमेंड करना चाहते हैं करंट मंथ में नहीं होगा। ना, करंट मंथ में अगर कोई फिगर एंट्री कर फिगर रॉन्ग दी तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? वो करंट मंथ में अगर आपने फाइल कर दिया तो वो अमेंड नहीं होगा वो। ठीक है ना, वो नेक्स्ट मंथ ही अमेंड होगा वो। ओके ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में आके जब आप अमेंड करेंगे, आपने जो गलती करी थी वो किस में करी थी, वो B2B में करी थी। ठीक है ना। तो आप जो अमेंड करेंगे वो भी इसी में करेंगे, अमेंड B2B में, और किसी में उसको अमेंड नहीं कर सकते और ना ही वो आपको दिखेगा उसके अंदर। हम पहले अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस में जाएंगे, B2B में हमने क्लिक कर दिया। ये सबसे पूछेगा फाइनेंशियल, सबसे पहले पूछेगा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा करंट वाला ही चल रहा है 25-26। फिर ये पूछ रहा है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर जो आपने अप्रैल में लिखा था जो गलत था वही इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपने लिखना है। हमने अप्रैल में जो इनवॉइस नंबर लिखा था वो ये वाला लिखा था, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप इसको लिख के अमेंड रिकॉर्ड करेंगे तो ये पूरा इनवॉइस यहाँ पे आपका आ जाएगा जो आपने अप्रैल में बना के फाइल किया था। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें सारी चीजें ठीक थी, टैक्सेबल अमाउंट ठीक थी, टैक्स ठीक था, ठीक है ना, टोटल इनवॉइस वैल्यू ठीक थी, डेट भी ठीक थी, लेकिन सिर्फ जो गलती थी वो किसमें थी, रिसिप्टेंट में और रिसिप्टेंट के नेम में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम अमेंड करेंगे वो रिसिप्टेंट वो जीएसटी नंबर करेंगे इसका और रिसिप्टेंट का नाम वो एडिट करेंगे। इस बार ही हमने एनके जैन की जगह हमने ओसा उद्योग का लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस जीएसटी नंबर को डिलीट करके जो सही जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे ही आप लिखेंगे आप चेक करेंगे कि ओसा उद्योग यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना। तो ये बिल जो है बेसिकली आपका नंबर क्या था 051 25-26 और 15/4 का 15 अप्रैल का, सारे अमाउंट सारा कुछ ठीक है। बस आपने ये अमाउंट आपने ये नेम चेंज करके आपने लास्ट में सेव कर देना है। ठीक है ना। जब आप सेव करोगे तो ये आपसे कुछ एरर पूछेगा, अगर वो एरर होंगे आ रहे होंगे तो एरर आपने ठीक कर लेने। उसने कहा है कि आपने यही इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखना है, तो हाँ हमने यही इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखना है, हमने सिर्फ पार्टी का नाम चेंज करना है। ठीक है ना। वो कहेंगे और डेट, तो डेट जो है वो बेसिकली आपकी वही रहेगी 15 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में गलती करी थी ना आपने। ठीक है ना। और ये पूछ रहा आइटम डिटेल, आइटम डिटेल आपकी जो थी वो सेम थी 2596, इसमें 18% का था 2200 रुपए के हिसाब से। ठीक है ना, सेम रहेगी वो। ये भरने के बाद आप सेव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे सेव हो गई, तो इट मींस सर अमेंडमेंट का ड्यूरेशन कितना दिन का है? देखिए अमेंडमेंट का ड्यूरेशन वैसे तो विद इन द 1 ईयर होता है। ठीक है ना। अगर लेकिन 1 ईयर से ऊपर हो जाता है तो फिर नॉर्मली क्रेडिट नोट या डेबिट नोट से ही होता है, अदरवाइज नेक्स्ट सितंबर तक ही आप उसको अमेंड कर सकते हो। अगर हम लोग का वो रिसिप्ट जो हम लोग ने अप्रैल के 15 में हम लोग का वो गलती से एंट्री किया है, तो जी। वो मई के 15 में करना पड़ेगा या फिर 15 का बाद भी करने से भी होगा? नहीं, बाद में 2-3 महीने या मतलब पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं उसको ठीक। पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप कभी भी ठीक कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर हाँ। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट ओके। फाइनेंशियल ईयर जो है तब आप उसको नहीं कर सकते, तब आपके पास सिर्फ सितंबर तक का ही टाइम होता है वो।
ओके सर। और सर और एक क्वेश्चन है, जैसे कि पकड़ लीजिए कि हम लोग ने वो गलती किया था आपका B2B में, तो जी वो अगर मैं हम लोग भूल गया हो कि जैसे B2B में किया कि किस में किया था, वो अगर हम लोग भूल गए तो वो कैसे ठीक करें? जैसे मुझे देखिए, याद नहीं है कि वो आपको अपनी पुरानी रिटर्न खोलनी होगी ना। पुरानी ओके। रिटर्न में जब आप जाओगे तो आपको वहां पे वो गलती पता लगी जाएगी। या फिर अगर जो गलती हुई है आपसे, अगर आपको वो हुँ। ट्रैक नहीं हो रही है, तो पार्टी हाँ। का जो परचेज वाली पार्टी है उसका फोन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपने हमारा बिल फाइल नहीं करा, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी अपनी। ठीक है ना? ओके। तो वो आपके पास ठीक है। आपको बताएगा कि हमारे पास आपने ये वाला बिल नंबर दिया था लेकिन रिटर्न में अभी नहीं आ रहा। तो आप अपने रिटर्न में जाएंगे, वो वाले बिल नंबर को चेक करेंगे। उस रिटर्न में जब वो बिल नंबर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गलती से किसी और पार्टी के नाम पे चला गया, उस पार्टी के नाम पे नहीं गया। तो ओके आप सर, उसको ठीक है। क्या थैंक करेंगे, अमेंड कर देंगे उसको। यू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है? देखिए, वै, अमेंडमेंट बी टू वैल्यू बी में, अमाउंट हो सकता है क्या, वैल्यू? हाँ वो भी हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। अमेंडमेंट B2B में बेसिकली जो हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्टी का नाम, ठीक है ना, फर्स्ट पार्टी का नाम हो गया। ठीक है? अगर आपका पार्टी का नाम सही है लेकिन बिल नंबर गलत है अगर आपका, तो आप बिल नंबर भी उसको सही कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपने बिल नंबर 51 लिख दिया लेकिन बिल नंबर एक्चुअली जो था वो 50 था, तो आप यहाँ पे उसको रिवाइज इनवॉइस में 50 लिख सकते हैं। पार्टी का नाम आपका वही रहेगा, रिवाइज इनवॉइस में जो है आप 50 लिख देंगे। और अगर आपने डेट में गलती कर दी है तो डेट भी आप रिवाइज में अमाउंट, रिवाइज डेट में उसको ठीक कर सकते हैं। सपोज आपका बिल नंबर ठीक है लेकिन डेट गलत थी, ठीक है ना, तो बिल नंबर तो यही आ जाएगा लेकिन डेट जो गलत थी उसको डेट यहाँ पे आप सही कर देंगे। ये 15/4 की जगह अगर सपोज 20/4 थी या फिर 10/4 थी तो वही डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी सेम रहेंगी इसके अंदर। ठीक है ना? और अगर आपका बिल नंबर गलत है, डेट सही है, तो डेट में कोई चेंज नहीं होगा, बिल नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली अमेंडमेंट B2B में जो चीजें चेंज हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, पार्टी नेम। सेकंड, इनवॉइस नंबर। थर्ड, जो है इनवॉइस डेट। ठीक है ना? ये 3 चीजें तो होंगी ही होंगी अमेंडमेंट में जाके। ठीक है ना? फोर्थ ऑप्शन जो आती है, फोर्थ ऑप्शन जो आती है वो आती है 18% वाली आपकी। ये सपोज आपने जो बिल रेज करा उसके अंदर आपने ज्यादा अमाउंट लिख दी या कम अमाउंट लिख दी है, ठीक है ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट के केसेस में हम लोग क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। और अगर अमाउंट बढ़ानी है तो डेबिट नोट इश्यू करते हैं। लेकिन कई पार्टी ऐसे कहती है कि हम लोग कोई बात नहीं, हम क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं इश्यू करेंगे, हम उसी बिल को अगले महीने ठीक कर देंगे। ठीक है ना? मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है ना? इस बारी इनवॉइस के अंदर जो गलती हुई है वो अमाउंट वाली गलती हुई है। तो अमाउंट वाली गलती में क्या करेंगे, हम पहले वही इनवॉइस नंबर लिखेंगे जो इनवॉइस को हमने ठीक करना है। वो आपको पुरानी रिटर्न से पता चल जाएगा। अमेंडमेंट रिकॉर्ड में गए, पार्टी का नाम ये ठीक है, बिल नंबर जो है वो ठीक है और डेट जो है वो भी ठीक है। तो पार्ट बिल नंबर जो है आपका वो आप यहीं पे लिख देंगे, रिवाइज में भी वही बिल नंबर आ जाएगा। डेट जो है रिवाइज की वो भी आप वही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 15 अप्रैल। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है, अगर आपकी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपने 18% में 2200 लिख दिया है लेकिन आप चाहते हैं कि ये 1100 होना चाहिए था, आप क्रेडिट नोट नहीं देना चाहते, ये उस कंडीशन में है जब आप क्रेडिट नोट नहीं इश्यू करना चाहते, तो आप यहाँ पे उसको 1100 कर देंगे। ठीक है ना? देखिए, वैसे तो राइट प्रोसीजर जो है वो तो यही है कि आप क्रेडिट नोट इश्यू करें, ताकि उससे आपको गलती ट्रैक, जो गलती हुई है वो भी पता लगे और जो ट्रैक करनी है गलती जहां पे आपने ट्रैक करी है वो भी आपको पता चल जाए, वो आपको डिफरेंस आपको डेट का पता चल जाए। ठीक है ना? तो इसका टोटल हो जाएगा 1100 प्लस 99 प्लस 99, तो ये आ जाएगा 1298। तो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी 1298। ठीक है ना? 1298 टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल के आप इसको सेव कर देंगे। ये देखिए, ये सेव हो गया। इस केस में बेसिकली हुआ क्या है, इस केस में आपने क्रेडिट नोट नहीं इश्यू करा है, आपने डायरेक्ट इनवॉइस को एडिट करके उसे ठीक कर दिया है। और डायरेक्ट इनवॉइस जब आपने ठीक करा तो उससे आपको ये बात पता चल गई कि आपकी टैक्स की वैल्यू जो है वो कम हो गई है।
पिछले महीने तो आपने ज्यादा भर दी थी, अप्रैल में तो आपने ज्यादा टैक्स भर दिया था, लेकिन मई में आपने उसकी वैल्यू कम कर दी है। तो इसका इफेक्ट सारा का सारा कहाँ पे जाएगा? अगर क्रेडिट नोट नहीं इश्यू करते हैं, जैसे क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, सेम इफेक्ट इसका भी वहां पे आएगा, लेकिन ये कहीं और दिखाई देगा। हम जनरेट समरी कर लेते हैं। जनरेट समरी करने के बाद रेडी टू फाइल आ गया, प्रोसीड टू फाइल समरी में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, लास्ट में पहले दिखा देता हूं मैं, लास्ट में अगर आप चेक करेंगे -99 आ रहा है। इसका मतलब आपको जो आपने पिछले महीने ज्यादा टैक्स भर दिया था, वो टैक्स इतना कम हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप इस महीने कोई टैक्स भरने वाले हैं, वरना आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है ना? और ये जो अमेंडमेंट आपको दिखेगी, वो आपको क्रेडिट नोट में नहीं दिखेगी। मैं आपको यही कह रहा हूँ। वैसे नॉर्मली क्रेडिट नोट हम लोग इश्यू करते हैं तो वहां पे दिखाई देती है ना, वो क्रेडिट नोट में नहीं दिखेगी, वो आपको दिखेगी अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज, वो आपको इसमें दिखाई देगी। ठीक है ना? तो दोनों में फर्क है, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप क्रेडिट नोट चेक करेंगे, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। हमने इनवॉइस की वैल्यू कम करी है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। आपकी जो अमेंडमेंट वाली अमाउंट है, वो आपको अमेंडमेंट वाली सेक्शन में नजर आएगी। ठीक है ना? आपने 1100 रुपए से सीधा कम कर दिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, अब आते हैं अमेंडमेंट B2B लार्ज। ठीक है ना? अगर आप, क्वेश्चन था हाँ जी पूछिए। सर, अभी अमेंडमेंट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। आपने बोला कि दूसरी पार्टी का नाम भूल हो गई जी है, जी, ठीक है। तो सर उनको भी रिकॉर्ड होगा ना कि B2B? हाँ हाँ, उनको भी रिकॉर्ड होगा। सर वो भूल से वो भी रिटर्न भर देते हैं, तो उसके बाद कोई हो पाएगा सर? हाँ, वो नेक्स्ट मंथ मई के महीने में जब वो अपनी 2B चेक कर रहे होंगे, तो 2B में क्रेडिट नोट की जगह एक अमेंडमेंट वाला सेक्शन भी होता है जो रिफ्लेक्ट होता है, तो वहां पे उनको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। वहां पे उसका क्रेडिट, उनका जो इनपुट क्रेडिट है वो कम हो जाएगा। अगर आपने बिल की अमाउंट कम करी है तो उनको इनपुट क्रेडिट कम हो जाएगा। अगर आपने बिल की अमाउंट ज्यादा करी है तो उनका इनपुट क्रेडिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना? मैं वही कह रहा हूँ कि अमेंडमेंट बेसिकली जो है वो ज्यादातर जो यूज होती है वो पार्टीज के नाम के लिए, इनवॉइस नंबर के लिए और डेट्स के लिए इशू होती है। अमाउंट्स के लिए नॉर्मली ज्यादातर वो यूज नहीं होती है, उसके लिए हमेशा हम लोग क्रेडिट नोट ही इशू करते हैं। ठीक है? सर मेरा भी एक क्वेश्चन था हाँ कि जी अगर जैसे मैंने क्रेडिट ली है पर जी रॉन्ग ले ली मैंने, जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस पे लेनी थी, नहीं लेनी थी पर मैंने ले ली, या फैक्ट्री बिल्डिंग है, साइट डेवलपमेंट है, अब मैंने जी क्रेडिट के लिए मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर जे भी डाल दी रिवर्स करके कि मुझे जी इस पे नहीं लेनी थी, मुझे नेक्स्ट मंथ या उसी मंथ के एंड में पता चला जो भी, तो मैं जी, जैसे सैप में जल्दी से रिवर्स मतलब होती नहीं है, आपको हाँ जेबी हाँ या किसी चीजों से आपको उसको करेक्ट करना पड़ता है, तो मैंने जी, जेबी पास कर दी रिवर्स की। ओके, जनरल एंट्री डाल दिया आपने। हाँ, जनरल एंट्री जेबी पास कर दी। अब ये जी, सॉफ्टवेयर में कैसे अपडेट होगी? नहीं, सॉफ्टवेयर में जनरल एंट्री जो आपने डाली है वो हाँ, कहाँ पे मतलब कौन सी मंथ में डाली है? जिस मंथ गलती हुई है मैंने उसी में हाँ, डाली है? नहीं उसके नेक्स्ट मंथ में डाली। हाँ, तो उसके नेक्स्ट मंथ डाली है ना। तो नेक्स्ट हाँ, मंथ जब आप अपना इनपुट क्रेडिट चेक कर रहे होंगे तो हाँ, उसमें आपका इनपुट क्रेडिट उतनी अमाउंट से कम हो जाएगा। पर वो मुझे 3V में दिखेगा कि जी 3V में दिखेगा ना, जैसे मैं सेल नहीं, करता हूँ तो मुझे मैं परचेस कर रहा हूँ तो मुझे मेरे 3V में नेक्स्ट मंथ में दिखेगा वो। हाँ, वो नेक्स्ट मंथ में दिखेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है ना? वो आपको उसमें इफेक्ट जो मिलेगा वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ठीक है? सेम ऐसे ही अमेंडमेंट B2C लार्ज है। B2C लार्ज वाला भी कोई केस मेरे पास है नहीं है, तो B2C लार्ज में भी सेम प्रोसीजर है। आप पहले इनवॉइस नंबर लिखेंगे, इनवॉइस नंबर लिखने के बाद सेम जैसे B2B की स्क्रीन आती है वो ओपन हो जाएगी। वहां पे आप अपने चेंजेस कर सकते हैं। पार्टी का नाम अगर चेंज करना है, पार्टी का नाम चेंज कर दीजिएगा। पार्टी का नाम जो B2C में होता है वो पार्टी का नाम अनरजिस्टर्ड वाला होता है। ठीक है ना? अनरजिस्टर्ड वाला वैसे कोई नाम आता नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि चलो कोई नाम एडिट करना है या कुछ भी एडिट करना है तो वो उसको आप वहां पे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज डेट और अमाउंट और बिल नंबर अगर आपका उसमें चेंज आया है तो आप वो चेंज करेंगे। ठीक है? फिर थर्ड हमारी ऑप्शन है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में भी सेम रहेगा। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में आप अपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का बिल लिखेंगे यहाँ पे, उसको ऐड रिकॉर्ड करके फिर उसको आप एडिट कर देंगे। ठीक है?
ये एक मिनट, ये अमेंडमेंट वाला नहीं था, अमेंडमेंट वाला ये, अमेंडमेंट वाले में सेम आप इनवॉइस नंबर लिखेंगे, पूरा इनवॉइस खुल जाएगा। सेम इसमें भी जीएसटी नंबर नहीं होगा, लेकिन पार्टी की शिपिंग एड्रेस होगा, पोर्ट नंबर होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो वो सारी चीजें अगर कोई गलत हुई है, गलत टाइप हो गई है, तो वो आप उसको एडिट करके इसमें सेव कर देंगे उसको। और अगर अमाउंट में गलत है तो अमाउंट को चेंज करके अमाउंट को सेव कर देंगे। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हमारी B2C अदर्स। देखिए B2C अदर्स में नॉर्मली क्या होता है एडिट, मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपने कोई मैं इसको चेंज कर देता हूं अभी। B2C में जैसे कि आपको पता है कि जो भी हमारे इनवॉइसेस होते हैं वो अनरजिस्टर्ड पार्टी के होते हैं, लेकिन कभी कभी उस अनरजिस्टर्ड पार्टी की गलती हम कर देते हैं पिछले मंथ में, लेकिन हम पिछले मंथ में उसको ठीक करना ही भूल जाते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं। अगर हम अप्रैल में जाएं, आपने गलती जो करी है वो अप्रैल में करी है, ठीक है ना। अगर आप GST 1 में जाएंगे अप्रैल के अंदर, B2C के अंदर, B2C में यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपने 12%, कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आपने 12% वाली जो सेल है वो 154.76 के रखी है टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है ना। तो हरियाणा वाली, लेकिन ये बेसिकली हरियाणा की नहीं थी, ये जो थी आपकी किसी आउटसाइड वाली स्टेट की थी, या फिर अगर हरियाणा की भी थी तो अमाउंट इसमें थोड़ी सी ज्यादा थी या फिर अमाउंट थोड़ी कम थी। तो B2C के केस में क्या होता है कि B2C के केस में हम क्रेडिट नोट नहीं बनाते। जैसे कि मैंने पढ़ाया है, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पार्टीज के लिए बनता है, अनरजिस्टर्ड पार्टीज के लिए क्रेडिट नोट नहीं बनता है, ठीक है ना। अनरजिस्टर्ड पार्टी में क्रेडिट नोट सिर्फ B2C लार्ज वाले केसेस में बनता है। B2C स्मॉल वाले केसेस में आपको डायरेक्ट अमेंडमेंट करनी होती है या डायरेक्ट उसको ठीक कर लेना होता है। तो अब B2C में इन्होंने यहाँ पे गलती करी है 12% के अंदर, इन्होंने कहा ये 154.76 है टैक्सेबल वैल्यू, लेकिन एक्चुअली में क्या होनी चाहिए थी, 200 होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, हमने जो चीजें याद कर लेनी है अमेंडमेंट करने के लिए, एक ये 12% है और एक ये हरियाणा है, ठीक है ना। ये हमारी जो रिटर्न है वो अप्रैल की है, तो अप्रैल में तो अमेंडमेंट नहीं होगी, हम मई के अंदर जाएंगे। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली ना लास्ट मंथ की बात है कि मैंने ना एक B2C का बिल बनाया था, बट जी। वो एक्चुअल में B2C नहीं था, वो एक्चुअल में B2B था, जो कि कस्टमर से ना पूछना हमारा रह गया था हाँ कि वो भी उनसे। मैं बता रहा हूँ, ये भी बता हाँ रहा हूँ, इसके बाद वो भी बता रहा हूँ। ओके पहले सर। पहले B2C हम लोग समझ ले। B2C में अगर आपकी कोई गलती है तो आप क्रेडिट नोट इश्यू नहीं करते हैं, आप सेम ठीक है। मंथ ही उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर B2C में आपने सही में गलती कर दी है और आपने सेम मंथ ठीक नहीं करी है, ठीक है हाँ ना, जी। अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस था, तब आप अमेंडमेंट B2C अदर्स नेक्स्ट मंथ जो आता है वहां पे उसको ठीक कर सकते हैं। वो कैसे ठीक करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे अमेंडमेंट B2C में, ये आप देखिए गलती जो हुई थी वो अप्रैल के महीने में हुई थी। आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपकी जो गलती हुई थी वो किस स्टेट में हुई थी। तो आपने अप्रैल के महीने में हरियाणा के अंदर वो गलती करी थी, तो आप हरियाणा सिलेक्ट करेंगे, अमेंड रिकॉर्ड करेंगे। अमेंड रिकॉर्ड आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हरियाणा में आपने जितने भी परसेंटेज वाली सेल करी है वो सारी सेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपने जिसमें गलती करी है आपने उसी सेल को अमेंड करना है। देखिए इसमें डेट नहीं आती है, इसमें इनवॉइस नंबर नहीं आता है, इसमें पार्टी का रजिस्टर्ड नंबर नहीं आता है, ठीक है ना। इसमें जो अमाउंट चेंज होती है वो डायरेक्ट अनरजिस्टर्ड पार्टीज की इनवॉइस वाली अमाउंट जो है वो डायरेक्ट चेंज होती है टोटल वाली। तो जैसे कि मैंने बताया कि 12% में हमने गलती करी थी, वो 154 थी, लेकिन ये बेसिकली होनी क्या चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 200, ठीक है ना। पहले जो टैक्स आ रहा था वो 9 रुपए आ रहा था, लेकिन अब वो कितना हो गया, 12 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 12% वाली को एडिट करके सही अमाउंट उसमें लिख देंगे। अगर आपने कम करनी है तो आप कम कर दीजिएगा, अगर आपने ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये B2C वाला केस है।
फिर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपकी टोटल हरियाणा की जो सेल है, एक मिनट, टोटल हरियाणा की जो सेल है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी अमाउंट से? जैसे कि वो 159 था, यहाँ पे हमने 200 कर दिया, आप 40 रुपीज से सिर्फ अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ जी बोलिए, क्या कहते हैं आप? सर मेरा एक गलती हुआ था लास्ट महीने में। मैं जो बीटीसी का सेल पुट कर रहा था तो गलती से एक जगह पे कोई स्टेट में तेरा गलती चला गया था। तो नेक्स्ट मंथ हम जब उसको एमिट करेंगे तो पहले साल तो मैंने जो किया था उसके लिए तो मैंने ज्यादा टाइम भर दिया था। अभी मान लीजिए जब नेक्स्ट महीने में हम ये करूंगा तो उसको जब मैं घटाऊंगा तब क्या मेरे को रिफंड मिलेगा वो? हाँ, वो देगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके, अगले महीने भी तो आप कुछ ना कुछ टैक्स तो भरोगे ही ना। हाँ। ठीक है ना, तो उतना रिफंड मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अब जैसे कि मैंने अमेंडमेंट मई में करी है B2C की, ठीक है ना, ये मई के अंदर करी है। तो अब जो अमेंडमेंट जो B2C वाली होगी उसमें हमारा टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 159 आ रहा था, अब कितना हो गया 200। तो हम जनरेट समरी करेंगे। जनरेट समरी करने के बाद रेडी टू फाइल चेक कर लेंगे। इसमें देखेंगे, हम सबसे लास्ट में आ जाते हैं, कितनी अमाउंट से हमारा बढ़ा है, वो 2 रुपए से बढ़ा है। पहले 9 रुपए कुछ पैसे आ रहा था, अब 2 रुपए कुछ पैसे आ रहा है। ठीक है ना, जिससे हमने बढ़ाया है। अब ये अमेंडमेंट जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो यहाँ पे हुई है, अमेंडमेंट टैक्सेबल आउटपुट सप्लाईज B2C अदर्स में। ठीक है ना, B2C अदर्स में आपने जो अमेंडमेंट करी है उसको टोटल अमेंडमेंट जो थी वो आपकी सिर्फ 45 रुपए की थी। 45 रुपए से आपने ज्यादा किया है अपनी सेल को। अगर आपने कम करते तो ये माइनस में चला जाता। ठीक है ना, तो ये जो है B2C में हम वैसे भी क्रेडिट नोट इश्यू नहीं करते, ना डेबिट नोट इश्यू करते हैं। लेकिन अगर B2C को ठीक करना है पुराने मंथ की गलती को, तो वो आप अमेंडमेंट में ही जाके ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना, वो अमेंडमेंट आपको यहाँ पे शो है। ये क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए अमेंडमेंट में B2B क्लियर हो गया, B2C क्लियर हो गया, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हो गए, B2C अदर्स ये क्लियर हो गया। एक्सपोर्ट वाले भी बोल दीजिए। एक्सपोर्ट वाले भी बोल दीजिए। एक्सपोर्ट में बेसिकली आपने इनवॉइस नंबर लिखना है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आप जैसे लिखेंगे एक्सपोर्ट वाली एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो पिछले महीने आपने भरी थी। वहां पे अगर आपने पोर्ट नंबर गलत लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर ठीक कर दीजिएगा। अगर आपने शिपिंग नंबर गलत लिखा हुआ है, शिपिंग नंबर ठीक कर दीजिएगा। या कोई विदाउट टैक्स कर दिया है, विद इन द टैक्स कर दिया है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जब हम ऐड रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें ये सारे कॉलम्स होते हैं। तो जिस कॉलम में भी आपने गलती करी होगी वो कॉलम को बस आपने एडिट करके उसको सही कॉलम में लिख देना है बस। ठीक है ना, अगर इनवॉइस नंबर गलत है तो इनवॉइस नंबर जो पुराना आ रहा है वो तो वही रहेगा, जो नया रिवाइज इनवॉइस नंबर आएगा वहां पे आप नया इनवॉइस नंबर लिख देंगे। डेट है तो डेट में नई डेट लिख देंगे। अगर पोर्ट नंबर गलत आ रहा है तो पोर्ट नंबर सही कर देंगे। शिपिंग है, बिल है तो वो आप शिपिंग बिल ठीक कर देंगे। बिल ऑफ एक्सपोर्ट की डेट अगर गलत आ रही है वो ठीक कर देंगे। अगर आपने गलती से विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप अमेंडमेंट में जाके ठीक कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ। अब मैं फिर से बताता हूँ, ये हमने कर लिया B2B अमेंडमेंट वाला, B2C कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, B2C अदर्स कर लिया, लार्ज और अदर्स दोनों कर लिए। ठीक है ना, ये चारों चीजें आपने ठीक कर ली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अमेंडमेंट वाले केस में, ये 5th पॉइंट है। 3 पॉइंट मैंने बताई दिए। पहला होता है पार्टी का नाम, सेकंड होता है बिल नंबर, थर्ड होता है डेट, फोर्थ अमाउंट। 5th पॉइंट क्या होता है कि 5th पॉइंट में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो बिल काटा था वो रजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट काटना था। ठीक है ना, लेकिन आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट काट दिया। आपने अमाउंट तो सही भरी है, आपने अमाउंट सही भरी है, लेकिन आपने उसे B2C में कंसिडर कर लिया, B2B में कंसिडर नहीं करा। तो B2B में अगर आप उसको कंसिडर नहीं करोगे तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे जिस पार्टी के अगेंस्ट उसको क्रेडिट मिलना था वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। B2C में क्रेडिट पास नहीं होता है। B2C में आप जितनी भी अमाउंट लिखोगे तो वो किसी भी अनरजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट पास नहीं होता है। B2B में ही वो अगर आप बिल डालोगे तो वही उसको वो पास होगा, तभी वो उसको इनपुट क्लेम कर सकता है। ठीक है ना, अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है तो उस केस में आप क्या करोगे? सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अप्रैल के महीने का पहले
अप्रैल के महीने में B2B हमने ये भर रखा है, ठीक है ना। आपको पता चला कि B2B में 2 इनवॉइसेस आने थे, ठीक है ना, वो इस पार्टी के आने थे, लेकिन यहाँ पे एक ही आ रहा है, लेकिन एक गलती से आपने अनरजिस्टर्ड में काट दिया तो B2C में चला गया ना, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले इस पार्टी का GST नंबर कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना, और पार्टी का जो नाम है वो याद कर लीजिएगा, MK ऑप्टिकल्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे कि B2B में वो इनवॉइस नहीं दिख रहा है, तो आप B2C में जाएंगे। अब आप देखेंगे कि B2C में हरियाणा के अंदर 12 रुपए वाली सेल जो है, 12% वाली जो है, वो यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन ये एक्चुअली में B2B की है, B2C की नहीं है। तो इस केस में अब आप क्या करेंगे, इस केस में आप इस पूरी अमाउंट को अमेंडमेंट सेक्शन में जाके डिलीट कर देंगे और B2B में उसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मई में जाएंगे, मई के अंदर अमेंडमेंट सेक्शन में जाएंगे। एक पहले से हमने डाली हुई थी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल अभी, कंफ्यूजन हटाने के लिए, ठीक है ना। मई में आप जाओगे B2C में, पहले आप B2C में जाओगे। अप्रैल का था, हरियाणा का था, ठीक है ना। अमेंड रिकॉर्ड करोगे, अमेंड रिकॉर्ड में आपके पास सारे परसेंटेज वाली सेल आ जाएगी। इसमें से आपको ये बात पता चलेगी कि 12% वाली जो है वो B2B की है, B2C की नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको 0 कर दोगे आप, ठीक है ना, इसको 0 कर दोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक बिल जो होता है वो इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड होगा, तो आपने सिर्फ उतनी अमाउंट से इस बिल की अमाउंट को कम करना है, पूरा डिलीट नहीं करना है आपने। सपोज यहाँ पे 2,20,000 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने जो कम करना था वो सिर्फ 10,000 रुपए से कम करना था। 10,000 का जो अमाउंट है वो B2B में आनी थी, तो आप यहाँ पे 2,20 की जगह सिर्फ 2,10,000 कर देंगे। यहाँ पे 18% में पूरी अमाउंट आप डिलीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 12% में मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि 12% की पूरी जो सेल थी वो B2B की थी, तो इसलिए मैंने वो सारा डिलीट कर दिया, ठीक है ना। आपको ये श्योर रहना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक अमाउंट है जो कम होनी चाहिए वो यहाँ पे हो जाएगी कम, लेकिन अगर पूरी अमाउंट कम करनी है तो पूरा डिलीट कर देंगे। फिर आप इसको सेव कर देंगे। जब आप सेव करेंगे तो आपकी अमाउंट जो है वो 154 रुपीज से कम हो जाएगी। अगर आपने चेक करना है तो ये देख लीजिए, यहाँ पे 12% वाली नहीं दिखाई दे रही, ठीक है ना। लेकिन आपने ये तो ठीक कर दिया अमेंडमेंट, लेकिन वो बिल तो B2B में आना चाहिए था, तो आप अमेंडमेंट में जाके B2B में तो नहीं डाल सकते ना उसको। अमेंडमेंट B2B का मतलब ये है कि कोई पुराना बिल जो आपने अप्रैल में फाइल किया हुआ है उसी को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। कोई गलती आपने B2C में अगर कर दी है, ठीक है ना, और वो B2B में आनी चाहिए थी, तो उस केस में पहले जो आप क्या करोगे, पहले अमेंडमेंट B2C में करोगे, और सेकंड जो है वो B2B, ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे नॉर्मल हम लोग इनवॉइस चढ़ाते हैं, नॉर्मल इनवॉइस जहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे उसको ऐड करो ताकि उस पार्टी को नया बिल जैसा करना है उसको। नहीं, नया बिल नहीं होगा वो। जब आप ऐड रिकॉर्ड करोगे वो नया बिल नहीं होगा, वो अप्रैल का, हाँ वो अप्रैल के महीने की ही आएगी डेट वो अप्रैल के महीने की ही आएगी, ठीक है, वो नया बिल नहीं होगा। नॉर्मली देखिए अगर आप मई के रिटर्न भर रहे हैं तो आप मई के इनवॉइसेस उसके अंदर ऐड करोगे ना, ठीक है ना, अप्रैल के तो नहीं करोगे ना। लेकिन सिर्फ अमेंडमेंट वाले केसेस में आप अप्रैल वाले बिल इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप GST नंबर लिखोगे, MK ऑप्टिकल्स आ गया। इनवॉइस नंबर हम कोई भी अप्रैल का ले लेते हैं, सपोज 100 ले लिए। यहाँ पे जो डेट सेलेक्ट करोगे वो आप कोई भी अप्रैल की डेट सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको गलती तो पता लगी ना, अप्रैल वाली गलती थी वो B2C वाली, तो B2C में आपने अप्रैल में तो ठीक कर दिया। इनवॉइस नंबर आपके पास होगा आपके रिकॉर्ड में, तो वही इनवॉइस नंबर वही डेट नंबर आपने यहाँ पे लिखनी है। टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, वो 159 आ रहा था समथिंग, मैं 200 ले लेता हूँ, एक फिगर बची रैंडमली के लिए, 200 प्लस 12% था वो, तो अगर हम 12% इस पे लें तो वो हो जाएगा, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो हो जाएगी वो 224 हो जाएगी, ठीक है ना। हरियाणा की ही थी, हरियाणा में आ जाएगा। 12% में हम कितना लिख देंगे यहाँ पे, 200 रुपए, तो इसका टोटल मैच है 224 आ गया। फिर हम इसको कर देंगे सेव। अगर हम सेव करेंगे तो आप देखिए ये सेव हो गया। ये बेसिकली इनवॉइस मई का नहीं था, ये अप्रैल का था। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि मई के अंदर
आप अप्रैल का इनवॉइस नहीं डाल सकते। मई के अंदर आप अप्रैल का इनवॉइस डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि वो आपकी कोई गलती हो पहले से जो आपने कर दी है अमेंडमेंट में। सर ठीक मीन्स है ना? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम अगर मई की रिटर्न भर रहे हैं तो पहले अमेंडमेंट में हम चेंज करेंगे, उसके बाद जी। हम बी टू बी में चेंज करेंगे। हाँ, उसके बाद B2B में ऐड कर देंगे वो रिकॉर्ड को। वो वाला जो हमने अमेंडमेंट की है जी। मई की, वो हम प्रीवियस मंथ में जाकर बी टू बी में सिलेक्ट कर लेंगे। डबल एंट्री हाँ नहीं जी। हो जाएगी ये? नहीं, डबल कैसे हो जाएगी? वो डबल कैसे हो जाएगी? आप एक चीज देखो ना, गलती आपने कहाँ करी थी? गलती आपने करी है पिछले महीने, ठीक है ना, B2C में, ठीक है ना? तो B2C में तो आपने वो गलती ठीक कर दी ना। B2C में अमेंडमेंट में जाके तो वो गलती आपने ठीक कर दी ना अपनी, यस सर। ठीक है? उसका इफेक्ट आपको B2C के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट जब आप करोगे समझे उसमें मिल जाएगा। लेकिन वो ठीक है। गलती बेसिकली क्या थी कि वो गलती जो थी वो थी कि वो B2B का इनवॉइस था। तो हाँ जी। B2B का इनवॉइस तो आपने अप्रैल के महीने में बनाया ही नहीं ना उस पार्टी का, ओके 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 ठीक है ना? तो आप उसको मई में ही तो ऐड करोगे ना, ठीक है सर। ठीक है ना? तो मई में ही उसको ऐड करोगे। इसका इफेक्ट जो होगा वो नील होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये क्रेडिट नोट डिलीट कर देता हूँ, मैं इफेक्ट दिखा देता हूँ उसका। उसका इफेक्ट जो होगा वो नील ही होगा। यहाँ बेसिकली 154 की अमाउंट थी, वहां 200 है, तो हल्का फुल्का सा जो भी है वो डिफरेंस आएगा। हम जनरेट समरी करेंगे, तो अगर आप चेक करेंगे B2B के अकॉर्डिंग आपने 200 रुपए यहाँ पे लिखी, तो यहाँ पे 12 रुपए यहाँ पे आपने टैक्स देना है जीएसटी और 12 रुपए जीएसटी देना है, तो लास्ट में भी 12 ही आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 रुपए। ये 2 रुपए भी नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि हमने अमेंडमेंट जो करी थी वो 154 ये वाली अमाउंट की करी थी। तो अगर और आप अगर और अगर सर ये हमने जो ये प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट हुई है बी टू बी की, ये अगर मार्च में करी हो तो फिर क्या हम अब नहीं चेंज कर सकते? नहीं, मार्च में करिए तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? वो पार्टी के अगेंस्ट वो बिल ऐड हो जाएगा, ठीक ठीक है है ना? सर, आपकी ओके। B2, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि सितंबर से पहले ही आपको ये चीज एडिट करनी है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई भी गलती कर रहे हैं मार्च की, अगर आप कर रहे हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड तक तो रिकंसाइल कर ही लीजिए अपनी बुक्स को, कि कहीं कोई गलती रह ना जाए, ठीक है ना? ओके सर। अगर कोई गलती ऐसी रह जाती है कि जो आपको ट्रैक ही नहीं हो पाई, मार्च तक नहीं ट्रैक हो पाई या अप्रैल तक नहीं ट्रैक हो पाई, तो नेक्स्ट ईयर के 6 मंथ्स आपके पास होते हैं जिसमें आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके 6 सर। मंथ्स के बाद आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया? यस सर। देखिए सेम केस ये था B2C वाला, B2B में, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई इनवॉइस B2B में लिख दिया, लेकिन वो B2B का नहीं होता, वो B2C का होता है। तो उस केस में क्या होगा, हम पहले जाएंगे अप्रैल में फिर से। सर बट ऐसे तो कभी होगा ही नहीं बी टू बी वाला बी टू सी में, क्योंकि बी टू बी के लिए तो हमें जीएसटी चाहिए होती है ना। बिल्कुल होता है। देखिए अगर आपने कोई भी रॉन्ग जीएसटी डाल दिया, आप समझिए कोई भी रॉन्ग जीएसटी डाल दिया, इनवॉइस B2C का है लेकिन आपने कोई भी रॉन्ग जीएसटी नंबर यहाँ पे लिख दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक ठीक है है ना? सर, ठीक देखिए नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि जब आप इनवॉइसेस एंटर कर रहे होते हो, आप B2C में आप बनाना चाहते हो, लेकिन आप गलती से किसी पार्टी का नाम सेलेक्ट कर देते हो, उसमें जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली फीड होता है, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड वही उठा लेता है। वो आपको वो उस चीज आपको वो उस समय नहीं पता चलेगी वो बात। आप फाइल भी कर दोगे, आपने आपका रिटर्न एक्यूरेट भी रहेगी, टैक्सेबल अमाउंट आपकी सही रहेगी, टैक्स आपके सही रहेंगे, लेकिन इस केस में क्या होना था, उस पार्टी को क्रेडिट नहीं मिलना था। सपोज रेडिकल वाला है तो इसको क्रेडिट नहीं मिलना था, ठीक है ना? आपने गलती से इसको क्रेडिट पास कर दिया है, वो क्रेडिट इसको नहीं मिलना था, ठीक है ना? वो जाना ही B2C के अंदर था, वो कंज्यूमर को जाना था, मतलब कोई क्रेडिट पास नहीं होगा, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे तब, आप इस इनवॉइस को चेक करेंगे कि अच्छा आपने ये इनवॉइस बनाया हुआ, इनवॉइस नंबर आप कॉपी कर लेंगे 13380। आपको ये बात पता चली कि आपने ये इनवॉइस जो है इस पार्टी के नाम पे बना दिया, लेकिन ये पार्टी के नाम पे बनना ही नहीं था, वो अनरजिस्टर्ड यूजर के नाम पे बनना था। तो आप क्या करोगे, आप इस इनवॉइस को अमेंड कर दोगे, ठीक है ना? और B2C में उसको ऐड कर दोगे। तो वो आप कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। ये गलती जो हुई है वो अप्रैल में हुई है, आपको मई में जाना है। गलतियां जो होंगी ठीक अमेंडमेंट वाली हमेशा वो नेक्स्ट मंथ ही होती हैं,
मई में आप जाओगे, मई के अंदर आप सबसे पहले अमेंडमेंट वाले सेक्शन में जाओगे, अमेंडमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाके B2B जो आपका ये आ रहा है इसमें जाओगे, अमेंडमेंट वाले में इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करोगे, जो गलती हुई है 13380, ठीक है ना, ये इनवॉइस आपका ओपन हो गया, ठीक है ना। ये इनवॉइस जब आपका ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर सारी चीजें ठीक आ रही हैं, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट में क्या होता है कि आप ना अमेंडमेंट में उसको डिलीट नहीं कर सकते, तभी इसीलिए क्रेडिट नोट इश्यू करे जाते हैं। अगर आपको पूरा उसको नील करना है या फिर उसका इफेक्ट नील करना है तभी क्रेडिट नोट इश्यू होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं बनाते हैं, वो ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो अमेंडमेंट वाला जो होता है उसके अंदर वो उनको एडिट करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट जो है वो 3560 है, यानी कि 3560 टोटल अमाउंट जो, इसके अंदर 18% वाली जो है वो 1558.73 1558.73 ये है, और 28% वाली है 1344.53 वो ये वाली है, ठीक है ना। तो आपने रेडिकल को तो पास करना ही नहीं है ये क्रेडिट, आप क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे पूरे, इसको भी जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, ठीक है ना। रिवाइज इनवॉइस नंबर भी सेम आपका यही आ जाएगा 13380, और रिवाइज डेट जो है आपकी वो भी यही आ जाएगी 2 अप्रैल, क्या कुछ तो सोता हुआ ख्याल होता रहता है। ठीक है ना। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी यही रहेगी, टोटल जो हमने लिखी हुई थी, फिर आप इसको सेव कर देंगे, लेकिन टोटल इनवॉइस वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगी ना, जब आपने सब कुछ ही जीरो कर दिया तो टोटल इनवॉइस वैल्यू भी तो जीरो ही हो जाएगी ना, तो यानी कि रेडिकल के पास कुछ भी नहीं जाएगा। इसको आप सेव कर देंगे। सर अगर किसी के पास एडवांस टैक्स चला जाता है तो वो बताएगा थोड़ी ना क्या है। हाँ तो वो आपने ये सर आप जो ये दिखा रहे हो, ये पार्टी का हम लोग B2B पार्टी का जो हम लोग अमेंड कर रहे हैं, तो ये पार्टी तो लास्ट में इसके हिसाब से क्या ITC भी ले लेगा। हाँ वो ITC ले लेगा, तो आप जब अमेंड करोगे इसको, ठीक है ना, हाँ। उसी मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि जब आप अमेंड करोगे तो लास्ट में नेक्स्ट मंथ उसको इफेक्ट भी तो दिख जाएगा ना, ITC का जीरो हो जाएगा ना उसका वो, या नेगेटिव में आ जाएगा ना ITC। सर अगर हमें Okay. चेक करना हो कि मतलब जैसे अगर किसी को रिसीव हो भी जाता है तो वो बताएगा नहीं, अगर हमें चेक करना हो कि ठीक गया कि गलत गया है, वो कैसे चेक करेंगे। तो वो तो आप B2B अपनी चेक करोगे ना, अपने जो रजिस्टर 1 भरी है उसको चेक करोगे ना, ठीक है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो मैंने 0% वाली में जीरो अमाउंट डाल दी है, ठीक है ना, तो ये इसलिए सेव हो जाएगा। देखिए इसीलिए क्रेडिट नोट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्रेडिट नोट की जो होती है वो इसीलिए होती है कि कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी का जो बिल है, अगर आपको उसका क्रेडिट, उसका इनपुट कम करना है या रिवर्स करना है तो आप क्रेडिट नोट उसको दीजिए। अगर आप क्रेडिट नोट नहीं देंगे तो आप अमेंडमेंट में जाकर आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ जीरो हो गया तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर तो ये एक्सेप्ट हो जाता है, अगर आप इसमें से कुछ गलतियां थी तो वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं एक्सेप्ट होता तब आप उस केस में क्या करेंगे, आप क्रेडिट नोट बना देंगे उस पार्टी के अगेंस्ट। पहले मई में ही क्रेडिट नोट बनाएंगे ना, मई में क्रेडिट नोट बना देंगे उस पार्टी के अगेंस्ट। सपोज यहाँ पे क्रेडिट नोट मैं बना ही देता हूँ, ये बुरा दिया। ठीक है ना। रेडिकल आ गया, डेबिट नोट क्रेडिट नंबर कोई भी आप दे दीजिए जो आपके अकॉर्डिंग उसमें चल रहा होगा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो बनाना है वो आप इस महीने बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस महीने में डेट कोई भी ले लेता हूँ, नोट टाइप है क्रेडिट, आपने उसका क्रेडिट जीरो करना है ना। नोट वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 3560, ठीक है। हरियाणा, इसमें 18% थी एक, वो थी 1558.73 और 28% थी एक 1344.53 1344.53, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर आपको एक चीज चेक करनी है कि आप अगर ये इफेक्ट पिछले महीने ही दिखाना चाहते हैं तब आप क्रेडिट नोट जो है वो इस महीने नहीं बनाएंगे,
वो आपको डेट भी पिछले महीने की ही लिखनी है। सपोज 30 तारीख आपने डाल दी, अगर आप पिछले महीने दिखाना चाहते हैं, ये बेसिकली केस क्या है, ये केस है कि आपने B2B में आपने इनवॉइस बना दिया है, लेकिन ये जाना चाहिए था B2C के अंदर। तो B2B तो वैसे अमेंडमेंट मैंने भी करा, तो वहां पे तो जीरो में एरर आ रहा है, कभी कभी वो एक्सेप्ट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। लेकिन अगर आपको B2B से हटा के B2C में ही पिछले महीने लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट नोट बना देंगे पिछले महीने का, इसको सेव कर देंगे, फिर 1500 हो गया। ठीक है ना, ये सेव हो गया। कुछ माइंडसेट रहेगा। इससे क्या होगा, रेडिकल का तो अमाउंट जीरो हो गया ना, माइंडसेट नहीं है। रेडिकल के अमाउंट तो जीरो हो जाएंगे ना अप्रैल में, ठीक है ना। लेकिन अप्रैल में आपकी सेल भी कम हो जाएगी क्योंकि आपने क्रेडिट नोट बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज है ही नहीं है। तो आप B2C अदर्स में यहाँ पे जाके नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है ना। ये करंट महीने के लिए होती है। आप अमेंडमेंट में जाके B2C जो है उसको ठीक करो, यानी कि B2C जो अमेंडमेंट में जब आप जाओगे, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पुराने रिकॉर्ड को। आपने अप्रैल में ही उसको ठीक करना है ना, गलती आपसे अप्रैल में हुई, तो अब आपको पता लगा कि वो B2C नहीं, B2B नहीं था, वो B2C था, तो आपने अप्रैल में ही उसको ठीक करना है। तो वो अमेंडमेंट वाले सेक्शन में ही जाके होगा। अगर आप डायरेक्ट B2C में डालेंगे तो वो करंट महीने में चला जाएगा, ठीक है। इफेक्ट देखिए, बेसिकली जो आपको एग्जैक्ट लेके आना है, तो वो उसके लिए आपको सही चीजें करनी जरूरी है। अब इफेक्ट आना क्या चाहिए था, यहाँ पे आप 18% सेल जो है इतनी अमाउंट से बढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। पहले जो हमारी सेल आ रही थी 18%, वो आ रही है 220,383, तो यानी कि 220,383.21 ये आ रही थी पुराने महीने की। तो इसमें 18% में और कितनी ऐड हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी 1558.73, ठीक है ना। तो इसमें ऐड हो जाएगी 1558.73। तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 221,941.94। तो आपने अपने इस अमेंडमेंट वाले सेक्शन में इतनी अमाउंट इसके अंदर प्लस कर देनी है। तो जब आप प्लस करोगे तो वो अमाउंट हो जाएगी सॉरी सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ मैं कर रहा हूँ। अगर ये 94 था, ठीक है ना, 9 अभी देखिए हमें 77 आ रहा है ना, अगर हम 94 करेंगे तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आप ₹1 का डिफरेंस लेके आते हैं, सपोज पढ़ाया लिखाया है 942 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये टैक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो आपको जो भी अमेंडमेंट करनी है वो टैक्सेबल अमाउंट में करनी, ठीक है ना, टैक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 18% हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, 28% में भी इतना ही और ऐड हो जाएगा। 28% में पहले जो आ रहा है वो आ रहा है 173,037, 173,037.73, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 28% वाली टैक्सेबल अमाउंट 1344.53, 1344.53। तो टोटल कितना हो जाएगा 174,382.26, जो हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 174,382.26, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए इसका इफेक्ट क्या आया है, इसका इफेक्ट यह है कि आपने इस पूरे प्रोसीजर का इफेक्ट जो आया है, इसमें क्या है कि आपने B2C B2B पुराने महीने की तो कम कर दी क्रेडिट नोट बना के, ठीक है ना। लेकिन पुराने महीने की B2C तो हमें इंक्रीज करनी थी ना, बढ़ानी थी ना उतनी ही अमाउंट से। तो जितनी अमाउंट का क्रेडिट नोट आपने डाला उतनी अमाउंट से आपने अमेंडमेंट रिकॉर्ड में जाके B2C बढ़ा दी। इसका इफेक्ट सेम ही रहेगा, ठीक है ना, इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर आप चेक करेंगे
आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कम हो जाएगा और वहां पे ज्यादा हो जाएगा तो कोई इफेक्ट आ जाएगा, इफेक्ट सेम ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे 12 रुपए आ रहा है, सिर्फ 200 रुपए जो हमने पहले डाले हुए B2B के अंदर, ये भी हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए अब सब में 0 है, फिर इसमें 1 है। अमेंडमेंट में चेक करेंगे, सब में 0 है, फिर इसमें 1 है। बेसिकली हुआ क्या है, दोबारा मैं बता देता हूँ। आपने एक गलती करी थी पुराने महीने में, अप्रैल के महीने में, कि आपका एक बिल जो था वो B2C का था, यानी अनरजिस्टर्ड पार्टी का था, लेकिन आपने गलती से रजिस्टर्ड पार्टी के अंदर बना दिए। तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो बिल है उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट एक बना देंगे। क्रेडिट नोट जब आप बनाएंगे तो उसका इफेक्ट से क्या होगा, उस पार्टी के पास से क्रेडिट खत्म हो जाएगा, उसका इनपुट 0 हो जाएगा उस महीने का। वो इफेक्ट चाहे अगले महीने दिखाई दे उसे, लेकिन उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट तो 0 हो गया इस क्रेडिट नोट बनाने से, लेकिन आपकी सेल भी तो कम होगी ना। तो आपकी सेल तो कम नहीं होनी चाहिए थी। आपने जो गलती करी थी वो B2B और B2C के अंदर करी थी, आपकी अमाउंट सारी ठीक थी। तो उतनी ही अमाउंट से आप B2C को बढ़ा देंगे। B2B को आपने कम कर दिया तो B2C को आप यहाँ पे बढ़ा देंगे, उतनी अमाउंट। ठीक है ना। सर B2C में सर पार्टी का जो B2B नहीं था, B2C था originally। जी तो सर पहले सर हम लोग 9 में जाकर उसको अमेंड करेंगे B2B में। हाँ हाँ, 9 नहीं, इसमें अमेंडमेंट में नहीं जाएंगे पहले। अगर B2B बना में देंगे, हाँ क्रेडिट नोट बना देंगे बस, लेकिन पिछले महीने। पिछले महीने क्रेडिट नोट है, उसके बाद सर उसके बाद पिछले महीने, उसके बाद पिछले महीने की ही B2C को इंक्रीज कर देंगे उतने अमाउंट। अमेंडमेंट जाकर B2C में इंक्रीज कर देंगे। हाँ उतने इंक्रीज कर देंगे। अगर ये केस रिवर्स हो तो वो मैंने आपको बताया कि पहले B2C, अगर सपोज आपका B2C में बना हुआ था, ठीक है ना, लेकिन B2B में आना था, ठीक है ना, तब उस केस में क्या होगा, पहले B2C अमेंडमेंट करके कम कर देंगे इस बार। सर जो कम करनी है वो जो पिछले मंथ की डेट है वो उसी डेट में जाकर कम हाँ। करनी है। हाँ उसी मंथ को कंसिडर करके ही कम करनी है। ओके ठीक है ना। और यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं आएगा। फिर आपका जो नॉर्मल इनवॉइसेस होता है वहां पे अपने उस इनवॉइस को ऐड कर देना है, लेकिन डेट जो है वो जो इस मंथ में आपने गलती करी थी उसकी आएगी, करंट मंथ की नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। सर 1A क्या चीज होता है? हाँ 1A भी मैं बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट हो जाए। हाँ सर। अमेंडमेंट देखिए, अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी भी सेम है। अगर आपने टैक्स लायबिलिटी का कोई कॉलम में गलती से कोई गलत अमाउंट लिख दी है तो आप नेक्स्ट मंथ अमेंडमेंट में जाके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में आपने गलती कर दी है तो सेम उसको भी आप वैसे ही ठीक कर सकते हैं। जो पार्टी का नाम नहीं आता है यहाँ पे, सिर्फ आपका टैक्स की अमाउंट आती है। सपोज हरियाणा में आपने भरना था, हरियाणा में आपने गलती से 1 लाख का भर दिया लेकिन भरना था 50,000 का, तो आप सीधा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, तो जो भी रिकॉर्ड आ रहा होगा उसमें आप उसको अमाउंट को चेंज कर देंगे। ठीक है ना। और जो लास्ट वाला है वो है ये ई कॉमर्स वाले सप्लाईज। अगर ई कॉमर्स सप्लाईज में भी आपके पास सेम गलती हो गई है, पार्टी का नाम गलती से कोई और आ गया या फिर जो अमाउंट है वो आपकी गलती हो गई है या फिर कोई डेट गलती हो गई है, तो सेम इसमें भी आपने वही अमेंडमेंट वाले सेक्शन क्लियर करके बंद सेलेक्ट करके उसको ठीक कर देना। ठीक है। मेरा गलती हुआ था लास्ट महीने में, मेरा B2C में ज्यादा चला गया था, वो पूरा ई कॉमर्स का ट्रेंड था, ज्यादा सब दिखा दिए थे हमने। तो इस महीने से क्या 14A में हम लोग कर सकते हैं उसको? हाँ 14A में आप कर देंगे, B2C को आप कम कर देंगे और यहाँ पे 14A वाला जो कॉलम है उसमें उतनी अमाउंट ऐड कर देंगे, लेकिन मंथ जो है वो पुराने मंथ का सिलेक्ट करें। मगर वो तो सब मिसो का है, मिसो का जो रिपोर्ट देता है ना उससे हुआ था। हाँ वो आपको एक बार चेक कर लेना है ना पहले कि आपकी जो गलती हो रही है अमाउंट में गलती हो रही है या स्टेट्स में गलती हो रही है या मंथ्स में गलती हो रही है, वो आपको एक बार पहले रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पॉइंट, ये प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। ठीक है ना। ये मतलब जो नॉर्मल जो यूज होते हैं 80% वो यही यूज होते हैं, B2B और B2C और क्रेडिट नोट डेबिट नोट। ठीक है ना। नॉर्मल जो यूज होते हैं वो यही यूज होते हैं। अगर इनमें कोई भी आपकी गलती हो जाती है तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। क्रेडिट नोट में भी अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, क्रेडिट नोट आपने जो पिछले महीने बनाया था
उसमें अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप क्रेडिट नोट को भी सेम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं वैसे। नहीं नहीं आना है सर, ठीक है। नहीं आना है, मुझे पैसा भेज दीजिए। अब यहाँ तक अगर किसी भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक बार ई कॉमर्स सेल्स के लिए ऑफिस ओवरव्यू दे सकते हैं क्या? हाँ, ई कॉमर्स मैं बता देता हूँ। ई कॉमर्स में देखिए यहाँ पे 2 सेक्शन पे आपके लाइबल टू कलेक्ट टैक्स और लाइबल टू पे टैक्स। अगर आपके पास टैक्स की अमाउंट भी आ गई है, जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी सेल कर रहे थे तो टैक्स की अमाउंट भी अगर आपके पास आ गई है तो आप लाइबल टू कलेक्ट टैक्स में यहाँ पे आप भर देंगे, लेकिन आप वेरीफाई करवाएंगे पहले कि इतनी अमाउंट आपने उस ई कॉमर्स से अगेंस्ट सेल करी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम करी है या फिर ज्यादा करी है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको नहीं लिख सकते। आपको ई कॉमर्स की जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखना होगा, वो आपको वेरीफाई करवाएगा कि हाँ इतनी ही अमाउंट की सेल आपने करी, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है। और फिर है लाइबल टू पे टैक्स। लाइबल टू पे टैक्स होता है कि जिसमें आपके पास टैक्स की अमाउंट नहीं आई, टैक्स की अमाउंट ई कॉमर्स वाले पोर्टल के पास थी, तब आप उसमें सिर्फ ई कॉमर्स का पोर्टल का नाम लिख देंगे, टैक्स की अमाउंट नहीं लिखी। ठीक है। ठीक है। तो ये दूसरा वाला सेक्शन में क्या है? हाँ, ये जो है ये सप्लाईज अंडर 95 जो होता है वो जिनके ई कॉमर्स होते हैं, जो सही में फ्लिपकार्ट है, जैसे फ्लिपकार्ट वाले हैं वो इस कॉलम को यूज करते हैं। नॉर्मल सेल्स वाले जो होते हैं वो इसको यूज नहीं करते। वेंडर यूज करेंगे, राइट? जी। ओके। और किसी भी क्वेश्चन अमेंडमेंट वाले सेक्शन से रिलेटेड कोई जो उसे नहीं समझ में आया या किसी में डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आज की क्लास में आज लास्ट यही था जीएसटीआर 1 का। नेक्स्ट क्लास से मैं ऑफलाइन टूल बताऊंगा जीएसटीआर 1 का और अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अमेंडमेंट सर्च हो 1C। ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर किसी भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नहीं सर, ठीक है। ओके, यानी सबको समझ आ गया है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जीएसटीआर 1 सबको क्लियर हो गई है। जीएसटीआर 1 में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जीएसटीआर 1 के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं, आपको जीएसटीआर 1 सारी समझ में आ गई है। तो यहाँ तक आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं है जीएसटीआर 1। ये जो हमारा प्रोसीजर था वो बेसिकली हमारा ऑनलाइन प्रोसीजर था, जब आप डायरेक्ट ऑनलाइन के अंदर अपने रिकॉर्ड्स को एडिट करते हैं या फिर उसके अंदर वो फीड करते हैं, ये सारी चीजें थी वो ऑनलाइन वाली थी। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन वाले में हम लोग इस रिकॉर्ड को कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए आपको बेसिकली जो है ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर लेना है। पहले जो डाउनलोड में जाएंगे आप ऑफलाइन टूल में देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑफलाइन टूल्स हैं, लेकिन आपको रिटर्न ऑफलाइन टूल आपने ये वाला जो है ये डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद जो भी जिसका जैसे अगर मैक है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, अगर नॉर्मल कंप्यूटर है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये 3.2.1 ये ऑफलाइन टूल है जो आपको फ्री में अवेलेबल होता है जीएसटी की साइट पे, और जो आपको मदद करता है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 फॉर्म जनरेट करने में। वो एक जेसन फाइल जनरेट कर देगा जो कि डायरेक्ट आपकी रिटर्न्स के पोर्टल पे अपलोड हो जाती है। जैसे कि मई के अगर हम भर रहे हैं तो मई के पोर्टल पे सीधा प्रिपेयर ऑफलाइन जो होगा यहाँ पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आप उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता जीएसटीआर 1 से रिलेटेड अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जितने भी कॉलम से उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। जेसन फाइल कैसे क्रिएट करेंगे वो बता देना। हाँ, B2 वो तो ऑफलाइन टूल में मैं आपको बताऊंगा ही वो सारा। अच्छा, ऑफलाइन टूल में जेसन फाइल कैसे जनरेट करते हैं वो तो सारा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। उसमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां करते हैं लोग और क्या क्या गलतियां हो सकती है। ऑफलाइन टूल जो बेसिकली होता है वो लार्ज इनवॉइसेस के लिए होता है। जैसे कि अगर आपके 1000 इनवॉइसेस हैं तो आप 1000 इनवॉइसेस तो यहाँ नहीं डालोगे ना एक एक करके, तो आप कहोगे कि शॉर्टकट में काम हो, तो वो सारी चीजें जो है उन टूल से इजी हो जाती हैं जनरेट करने में। हेलो सर। सर हाँ जी सर एक पॉइंट है, अभी एक पॉइंट जस्ट मन में आया, आपने जब HSN का कोड दिखाया यहाँ पर सर जी, हमारा एक काम होता है सोलर का, तो सोलर में आपका इसका सोलर कैमरा, ठीक है,
तो अभी रिसेंटली जब मैं जीएसटी ऑफिस गया था, तो उधर क्या हुआ, हमारे जो वहाँ पे जो जीएसटी में हमारा एचएसएन तो सोलर रिलेटेड ऑलमोस्ट सब कुछ ऐड ही है। सब कुछ मतलब जो मैक्सिमम जो मेजर पार्ट जैसे हम लोग जानते हैं तो वो वाला ऐड ही है। फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन का भी वो वाला एसएसएन में भी वो ऐड है। लेकिन अभी वो सोलर का जो कैमरा अगर आ गया, कैमरा का तो एसएसएन अलग हो गया, ठीक है, हाँ और सोलर का तो अलग हो गया, लेकिन अभी तो मेजर पार्ट ही डाल पा रहा हूँ उधर। तो जी वो वाला जो कैमरा का, अभी तो कैमरा वाला जो एचएसएन तो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि वो वाला अलग से है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ और उसी में अगर मैं गैजेट्स पकड़ लूं, ठीक है, गैजेट्स में हो गया हमारे जैसे अगर होम ऑटोमेशन का कोई हो गया, उसका एचएसएन अलग हो गया, लेकिन उस रिलेटेड भी हमारे सोलर के प्रोडक्ट्स है, ठीक है। लेकिन मैं उसको उधर डाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्योंकि 5 ही डाल सकता हूँ सिर्फ, ठीक हाँ है। उसमें 5 डाल सकते हैं, लेकिन 5 में भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसमें काफी डिस्क्राइब किया होता है कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। मतलब सिर्फ कई ऐसा बार नहीं कि सोलर आ रहा है तो सोलर ही आएगा, सिर्फ सोलर पैनल हो गए, सोलर कैमरास हो गए या सोलर पार्ट्स हो गए, तो सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब हो जाती हैं कुछ एसएसएन के अंदर। लेकिन नहीं तो फर्स्ट तो 4 जो डिजिट्स जो है वो तो आपको हम्म, डिस्क्राइब कर ही देगी कि ये बेसिकली आपके जो वर्क है वो किससे रिलेटेड। तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए ना नहीं सर। नहीं एक्चुअली उसमें कोई इशू नहीं है। हमने प्रैक्टिकली कल जाके भी थोड़ा 2 दिन पहले हम लोग जाके ही बात किए हैं, तो मतलब जी वो लोग बोला होगा, इतना इश्यू नहीं है, बस मिला जुला होना चाहिए, हाँ मतलब हाँ अलग बिल्कुल मत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत वो मैच होता है वो। हाँ हाँ हाँ, वही, ठीक है। ठीक है। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ जी सर एक एक मेरा डीलर है यहाँ के, हिंदुस्तान लीवर का काम करते हैं। जी तो उसका क्या, हिंदुस्तान लीवर में पहले क्या था, पहले आपका गुड्स आ जाता है, उसके बाद कोई प्रोडक्ट का ऑफर सिलेक्ट करता है। सपोज मान ओके लीजिए केशर में मार्च महीने में पूरा उसका स्टॉक आ गया था 1 लाख रुपए का। जी उसके बाद क्या किया, वो लोग ऑफर छोड़ दिया था, 4 पीस ओके में 2 पीस फ्री। हाँ तो ये कैसे दिखाएगा वो? नहीं वो तो देख लिया, आपको बेसिकली डिस्काउंट मिल रहा है ना वो तो अरे वो आपका डिस्काउंट नहीं मिल जाए, वो लोग पहले इसको खरीदा है, पैसे देके खरीदा है, फिर जब वो सेल्स के बदले वो ऑफर छोड़ देता है, फिर बाद में क्या आता है, कंपनी से क्रेडिट नोट करके देता है। हाँ मैं कह रही कि पहले खरीदा है और लेकिन पूरा खरीदने खरीदा वक्त है, ऑफर मिल गया था, खरीदने नहीं वक्त ऑफर खरीदने मिल बाद ना खरीदने के बाद ऑफर नहीं मिला था। बाद में क्या अच्छा होता है, सेल्स टीम क्या करता है, ऑफर अपना जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद 1 या 2 महीने के बाद वो सीएन करके भेजता है, हेड ऑफिस से आता है। जी। तो वैसा केस में कैसे दिखाएगा? नहीं वैसे केस में तो आपको क्रेडिट नोट ही दिखाना पड़ेगा ना, आपको तो क्रेडिट नोट ही दिखाना पड़ेगा। उस केस में क्या आपने बेसिकली क्या किया है कि आपने जो क्रेडिट ऑफर छोड़ दिया, जो मतलब ऑफर में आपको दिखा के जो सेल कर दिया, ठीक है ना, आप लेकिन जिससे आपने खरीदा है तो उसको आप क्रेडिट नोट मांग रहे हो, उससे आप क्रेडिट नोट मांग रहे हो, तो बेसिकली है क्या, ये तो डिस्काउंट ही है ना एक तरह से, जो उसने पहले डिस्काउंट नहीं दिया था लेकिन आप बाद में उसको डिस्काउंट मांग रहे हो क्रेडिट नोट रेस तो सर ये क्या सर ब्लॉक क्रेडिट में आ जाएगा? हाँ वो उसके अंदर आ जाएगा। तो ब्लॉक क्रेडिट से कैसे रियलाइज करता है, उनका कैश रिलेशन हो जाता है हाँ ब्लॉक वो भी क्रेडिट का? जो भी नेक्स्ट परचेज वाला पॉइंट आएगा ना, तो उसके अंदर वो सारी चीजें आएंगी, तो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है ओके एवरीवन, मुझे क्लास क्लोज करनी पड़ेगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू, गुड नाइट एवरी। थैंक यू सर। क्या पढ़ेंगे नाटक